हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग इन अकेडमी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर बायोलॉजी क्लास चैप्टर 3 और मानव शरीर का पार्ट 2 यहाँ पर है। और यहाँ पर जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के जो आए हुए प्रश्न हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, और प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे। और साइंस का जो पोर्शन है वो लगातार अब एग्ज़ाम में यहाँ पर इंक्रीज़ होता हमें दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है, तो उसका पोर्शन बढ़ रहा है तो आपका जो फोकस एरिया है वो भी यहाँ पर अधिक होना चाहिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो इन अकेडमी के नाम से ही है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से हमको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है। यदि हम बात करते हैं कड़वाहट के लिए कौन सा एरिया यहाँ पर काम करता है, तो यहाँ पर जो काम करता है वो आपको पीछे का भाग जो है वो यहाँ पर काम करता है। हमें कुछ इस तरह के उसको यहाँ पर समझते हैं कि ये हमारी कुछ यहाँ पर टंग्स यानी जीभ्स है, यहाँ पर ये जीभ है, और इस जीभ का जो अग्रभाग होगा यानी जो यहाँ वाला जो एरिया होगा वो आपके स्वीट्स यानी मीठे के लिए संवेदनशील क्षेत्र है। पश्च भाग आपका यानी पीछे का जो भाग है वो आपका यहाँ पर कड़वाहट के लिए, और आपके पास जो यहाँ पर साइड का जो क्षेत्र है ये आपका सॉल्टी यानी नमक के लिए संवेदनशील क्षेत्र है। तो सही आंसर जो इसका होगा यहाँ पर कड़वाहट के लिए, तो पीछे का भाग यहाँ पर सही आंसर है। सही आंसर है इसका यहाँ पर सी। तो ये प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न था, यहाँ पर सही आंसर है इसका यहाँ पर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो मानव शरीर है उसका सबसे अधिक जो पाचन भाग यहाँ पर संपन्न होता है वो होता है यहाँ पर छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पर जो सबसे अधिक जो भाग है वो यहाँ पर होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पचे हुए जो पदार्थ है उसका जो एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण जो है वो भी आपका छोटी आंत में ही यहाँ पर होता है। यदि हम बात करते हैं भोजन का जो पाचन है वो मनुष्य के मुख से ही यानी मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है, और मुंह में ही यहाँ पर लार आदि पदार्थ के द्वारा जो भोजन है उसका पाचन स्टार्ट होकर वो जो है छोटी आंत और फिर बड़ी आंत तक यहाँ पर लगातार उसका पाचन जो है चलता रहता है। तो जो सही आंसर इसका होगा वो होगा यहाँ पर सी। अधिकांश भाग जो है किस अंग में संपन्न होता है, तो वो होता है यहाँ पर छोटी आंत में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि मनुष्य के मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है। यदि हम बात करते हैं जो मनुष्य का मुख है वहाँ से किस चीज़ का पाचन प्रारंभ होता है, तो वहाँ से जो पाचन प्रारंभ होता है वो प्रारंभ होता है यहाँ पर स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट्स का। मनुष्य के मुख में यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एक पदार्थ होता है जिसको सलाइवा या लार भी हम बोलते हैं। सलाइवा या लार भी इसको हम कहते हैं। इसमें जो उपस्थित होता है एक पदार्थ होता है एमाइलेज एंजाइम। एमाइलेज एंजाइम होता है जो स्टार्च को यहाँ पर चेंज करता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स को चेंज करता है यहाँ पर माल्टोज में, और माल्टोज में तोड़ने के बाद इस यहाँ पर मुख में पूरे तरीके से जो पाचन प्रारंभ होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स का ही यहाँ पर होता है। तो सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करता है, तो इसको भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया। सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर स्टार्च। लार के पाचन कार्य में जो शामिल होते हैं वो भोजन को गीला करना है, भोजन को कुछ इस तरीके से पेस्ट बनाना है ताकि उसे हम आसानी से यहाँ पर निगल सकें। और यहाँ पर लार में एक एंजाइम होता है, जो एंजाइम है उसका नाम है एमाइलेज, जो स्टार्च को यहाँ पर शर्करा में तोड़ता है। तो सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर स्टार्च। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ।
नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि एंजाइम एक है, तो एंजाइम यहाँ पर क्या है, एंजाइम एक बायो उत्प्रेरक है, यानी ये क्या करता है, ये एक तरीके से यहाँ पर बायो जो उत्प्रेरक है वो यहाँ पर जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं हमारे शरीर के अंदर या किसी भी जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को, ये यहाँ पर उनको एक्साइटमेंट करता है, यानी उनको उत्प्रेरित करता है, और उत्प्रेरण से ही उनकी गति को यहाँ पर बढ़ाया जाता है, यानी उसकी जो स्पीड से काम करने की क्षमता है वो यहाँ पर इंक्रीज होती है। एंजाइम यहाँ पर मूलतः यहाँ पर उसका यही यहाँ पर काम होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है। तो यदि हम बात करते हैं यहाँ पर ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने का जो काम करता है, जो परिवर्तन करने का जो प्रेरित करता है, वो है यहाँ पर जाइमेज। सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर ए। यदि हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से फॉर्म को समझते हैं कि जो हमारा ग्लूकोज है यानी C6H12O6, ये हमारा ग्लूकोज है और ये यहाँ पर चेंज होगा आपके एथेनॉल में, यानी C2H5OH, और उसके साथ जो यहाँ पर क्रिएट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट होती है CO2। तो ये हमारा ग्लूकोज है और ये चेंज होता है यहाँ पर एथेनॉल में, ठीक है। और इसमें जो हमारा जो एंजाइम है वो काम करता है यहाँ पर जाइमेज। तो सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर ए। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं एंजाइम के बारे में, तो एंजाइम एक तरीके से ये प्रोटीन है, एक तरीके का प्रोटीन है जो अगर हम बात करते हैं एमिनो एसिड के संश्लेषण के द्वारा इसका निर्माण होता है, और जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं हमारे शरीर में उनमें एक विशेष कार्य को संपादित करता है। ये उसी प्रकार का कार्य करता है जिस प्रकार एक ताले को खोलने के लिए एक विशेष, अगर बात करते हैं स्पेशल की आवश्यकता पड़ती है किसी विशेष ताले को खोलने के लिए, तो एक एंजाइम जो है वो यहाँ पर हमारे शरीर में वही काम करता है। और किस चीज़ का बना होता है, ये प्रोटीन का यहाँ पर मूलतः प्रोटीन होता है, और जो नाइट्रोजन पदार्थ हैं या अमीनो अम्ल हैं उनके संश्लेषण द्वारा ही इसका जो है निर्माण होता है। तो सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर जाइमेज। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज़ करने के लिए कौन उत्तरदायी है। तो ये तो भाई हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो जितना भी जैविक सिस्टम है और उसकी जो बायोकेमिकल्स जो रिएक्शन होती हैं उसको तेज़ करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो है यहाँ पर एंजाइम। सही आंसर जो उसका है वो है यहाँ पर सी। और बहुत से कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये हम बात करते हैं स्टार्च, उनको एक सरल भाषा में अगर हम बात करते हैं सरल अणु में परिवर्तित करने की जो कार्य करता है वो यहाँ पर एंजाइम ही करता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि निम्न में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है। तो अगर हम बात करते हैं यकृत का यहाँ पर क्या कार्य है, तो अगर हम बात करते हैं सही आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर यूरिया। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर यकृत की, तो ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी सबसे बड़ी ये क्या है यहाँ पर ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्लैंड है। और अगर हम बात करते हैं ये डायफ्राम के नीचे यहाँ पर स्थित होती है। अगर हम इसके वेट की बात करते हैं तो लगभग जो इसका वेट है वो 3 पाउंड के आसपास होता है। 3 पाउंड के आसपास यकृत का वेट होता है। सबसे बड़ी ग्लैंड है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है। और अगर मैं बात करूं इसका मेन काम क्या है, तो यह लगभग 500 क्रियाएं हैं, 500 ऐसी एक्टिविटीज़ हैं हमारे शरीर की जिसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग यहाँ पर लेती है। जैसे अगर मैं बात करूँ बाइल्स यानी पित्त का निर्माण करना, रक्त प्लाज्मा के कुछ प्रोटीन का उत्पादन करना, या जैसे अगर मैं बात करूँ ब्लड के अंदर, अगर ब्लड के अंदर जो एमिनो एसिड है, एमिनो जो अम्ल हैं उनको नियमन करना, जो हमारे शरीर के अंदर अमोनिया होती है, विषाक्त अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना और उसको बाहर निकालना, तो ये सारा जो कार्य है वो यहाँ पर यकृत का होता है।
यानी अमोनिया को यूरिया में चेंज करने का जो कार्य है वो यहाँ पर जो है यकृत के द्वारा किया जाता है, और यूरिया इसके बाद जो है हमारे किडनी के द्वारा ये जो है बाहर निकल जाता है। ठीक है, और ये हमारा फिर अलग जो पोर्शन है वो यहाँ पर क्रिएट होगा, लेकिन अमोनिया को यूरिया में जो परिवर्तित करता है वो यहाँ पर क्या है, वो यकृत ही है। तो सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि एमाइलेज जो एंजाइम है लाइपेज का स्रोत क्या है। तो अगर हम बात करते हैं एंजाइम जो है वो लाइपेज, इसका स्रोत क्या है, तो इसका जो स्रोत है वो यहाँ पर अग्नाशय है, यानी यहाँ पर जो सही आंसर है वो होगा यहाँ पर इसका बी। अगर हम बात करते हैं जो लाइपेज एंजाइम है वो प्राकृतिक रूप से आमाशय यानी अग्नाशय में स्रावित होने वाला जो है यहाँ पर उसका रस है, और पित्त में कोई एंजाइम नहीं होता, फिर भी एक यह लिपिड के पाचन और अवशोषण में यहाँ पर सहायक होता है। तो सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर पाचक एंजाइम नहीं है, तो जो सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर गैस्टीन। गैस्टीन एक पाचक एंजाइम यहाँ पर नहीं है। बाकी अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर ट्रिप्सिन, लाइनिन और पेप्सिन, ये तीनों ही यहाँ पर एंजाइम हैं। अगर मैं बात करता हूँ इनके जो स्रोत है वो कहाँ से निकलते हैं, ट्रिप्सिन यहाँ पर निकलता है आपके अग्नाशय से, पैंक्रियास से यहाँ पर ये निकलता है। फिर मैं बात करता हूँ यहाँ पर टाइलिन से, तो टाइलिन एक तरीके का ये जो है लार ग्रंथि है से निकलता है। फिर अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर पेप्सिन से, तो पेप्सिन दोबारा फिर यहाँ पर आमाशय से यहाँ पर निकलता है। ट्रिप्सिन की बात करते हैं तो ये एक पेप्टाइड है और पेप्टाइड को तोड़ने का कार्य यहाँ पर करता है। टाइलिन एक प्रकार का एंजाइम है जो लार में पाया जाता है और जो स्टार्च को माल्टोज या यहाँ पर डेक्स्ट्रीन में तोड़ने का कार्य करता है। अगर जो हमारे पास यहाँ पर गैस्ट्रीन है, ये एक तरीके का क्या है, ये एक तरीके का हार्मोन है। गैस्ट्रीन यहाँ पर हार्मोन है जो कहाँ से निकलता है, जो आमाशय से, यहाँ पर आमाशय में जो हमारी जी सेल्स हैं, आमाशय के अंदर जी सेल्स हैं, वहाँ पर ये मुक्त होता है और गैस्ट्रीन अम्ल के द्वारा ही यहाँ पर उत्पत्ति होता है। तो जो गैस्ट्रीन है हमारा वो एक तरह का हार्मोन है जो आमाशय से निकलता है जी सेल के द्वारा। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर प्रश्न है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो प्रोटीन है वो मानव शरीर में किस अंग में प्रारंभ होता है, तो वो प्रारंभ होता है यहाँ पर आमाशय में। सही आंसर जो इसका है वो है यहाँ पर डी। मानव शरीर में प्रोटीन का जो पाचन है वो आमाशय में स्टार्ट होता है, और पाचन का अधिकांश भाग तो छोटी आंत में यहाँ पर संपन्न होता है, वो हमने डिस्कस किया था, और पचे हुए पदार्थों का जो एब्जॉर्प्शन है वो भी छोटी आंत में ही होता है, लेकिन प्रोटीन का जो पाचन होता है वो यहाँ पर होता है आमाशय में। सही आंसर डी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है। तो स्टार्च को जल अपघटन से यहाँ पर ग्लूकोज में परिवर्तित करने वाला जो एंजाइम है वो है यहाँ पर एमाइलेज। सही आंसर है इसका यहाँ पर भी। एमाइलेज की बात करते हैं तो इसका एंजाइम है जो यहाँ पर लार ग्रंथि या अग्नाशय दोनों से ही यह जो है निकलता है, अग्नाशय से भी निकलता है और थोड़ी बहुत मात्रा जो है इसकी वो लार ग्रंथि से निकलती है। जो भोजन में जो स्टार्च होता है उसको हाइड्रोलिसिस करता है और उसको ग्लूकोज में यहाँ पर कन्वर्ट करता है। तो सही आंसर जो इसका है वो है यहाँ पर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो प्रोटीन को एमिनो अम्ल में यहाँ पर कन्वर्ट करना ही यहाँ पर एंजाइम ट्रिप्सिन का कार्य है। तो ठीक है, सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर सी। ट्रिप्सिन की अगर हम बात करते हैं, ट्रिप्सिन एक तरीके का एंजाइम है जो कहाँ से निकलता है, ये निकलता है हमारे
पेंक्रियाज से। पेंक्रियाज से निकलता है जो प्रोटीन को एमिनो अम्ल यानी एमिनो एसिड में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। और अग्नाशय एक जो अगर हम बात करते हैं अगर पेंक्रियाज की, तो पेंक्रियाज एक तरीके के यहाँ पर मिक्स्ड ग्लैंड है। इसको हम क्या बोलते हैं, मिश्रित ग्रंथि भी हम यहाँ पर इसको बोलते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड है। इसमें से अगर हम बात करते हैं प्रोटीन जो एंजाइम है वो भी यहाँ पर निकलते हैं, पाचक रस और हार्मोन्स भी निकलते हैं। तो इसलिए इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, हम मिक्स ग्लैंड भी बोलते हैं। हार्मोन्स भी निकलते हैं और कुछ जो है इसके यहाँ पर पाचक रस भी निकलते हैं। ठीक है, दोनों ही निकलते हैं, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं यहाँ पर मिक्स ग्लैंड। सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना में संलग्न होती है। अगर हम बात करते हैं जो यहाँ पर पूंछ है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर अपेंडिक्स। इसका जो बोलते हैं आप हिंदी में समझने का प्रयास करेंगे तो समझ नहीं पाओगे। इसको हम बोलते हैं यहाँ पर अपेंडिक्स, पूंछ को ही अपेंडिक्स बोलते हैं। तो मानव शरीर में जो अपेंडिक्स होती है वो एक तरीके का हमारे यहाँ पर क्या है, अवशेषी अंग है। यानी अब ये हमारे शरीर में से क्या हो चुका है, विलुप्त हो चुका है। यानी इसका हम अब यूज़ नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो अंग यहाँ पर विलुप्त हो जाएगा। और यह छोटी और बड़ी आंत के जो जोड़ है उसके पास यहाँ पर स्थित होता है, यानी दोनों ही आंतों के बीच में यहाँ पर होता है। और इसका आकार एक छोटी कृमि की तरह होता है जो बड़ी आंत से एक सीकम के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। तो जो अगर इसका सही आंसर है यहाँ पर, तो ये संबंधित होता है हमारे यहाँ पर वर्धांत से, यानी बड़ी आंत से संबंधित है। और प्रारंभ में अगर हम बात करते हैं, मानव जो जीवन था पूर्ण शाकाहारी था। इसमें सेल्यूलोज युक्त पत्तियों को पचाने के लिए इस अंग का हम उपयोग करते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, मानव की जो संस्कृति थी वो यहाँ पर चेंज हुई। मनुष्य उसके बाद यहाँ पर सर्वाहारी हो चुका है, यानी मांस मछली सब जो है वो खाता है, सेब सब्जी सब खाता है। तो इसलिए जो हमारे पास यहाँ पर जो अपेंडिक्स है वो अपना कार्य करना बंद कर दिया था। और इस प्रकार यह अंग वर्तमान समय में अवशेषी मात्रा रहकर बच चुका है। यदि हम बात करते हैं जितने भी शाकाहारी जंतु है, चाहे वो हमारे पास यहाँ पर गाय हैं, बैल है, भैंस है, तो उन सभी में सेल्यूलोज पाचन हेतु जो अपेंडिक्स है वो आज भी अवस्थित है। तो जो सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर ए। तो जो अपेंडिक्स है वो यहाँ पर बड़ी आंत से जुड़ी हुई होती है। सर्वाहारी की वजह से ये अब जो है हमारे यहाँ लुप्त हो चुकी है, क्योंकि मनुष्य अब जो है सर्वाहारी बन चुका है। लेकिन जितने भी शाकाहारी पशु हैं, चाहे गाय हैं, बैल है, तो उनमें आज भी जो अपेंडिक्स है वो वहाँ पर आज भी काम करती है और आज भी विकसित रूप में हम उसको देखते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से यहाँ पर पच जाता है। ये तो हमने डिस्कस किया था अपने पिछले प्रश्न में भी। तो जो सही आंसर इसका क्या होगा, इसका होगा यहाँ पर स्टार्च। सही आंसर यहाँ पर भी। लार में उपस्थित होता है यहाँ पर एक एंजाइम होता है, वह एंजाइम कौन सा है यहाँ पर, एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम है जो स्टार्च को यहाँ पर शर्करा में तोड़ता है और फिर पाचन में जो सहायता करता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि हमारे जो शरीर है वहाँ पर अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में जो स्टोर होता है वो कहाँ पर होता है। यदि सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर यकृत में। सही आंसर है इसका यहाँ पर बी। यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो वो भी यहाँ पर यकृत है। इसका जो मेन कार्य है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में चेंज करके अपने पास क्या करना है, स्टोर करना है। ठीक है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करके यहाँ पर स्टोर करना है। अब यदि हमारे शरीर को जब भी ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ती है तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदलकर शरीर को जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये समझना होगा कि जब भी हमारे पास जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में चेंज होकर हमारे यकृत में जो है स्टोर होगा और स्टोर होने के बाद वो यहाँ पर स्टोर रहेगा। जब भी कभी हमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है तो यहाँ पर क्या होगा, यकृत से फिर जो है वो ग्लूकोज को, जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करके शरीर को ग्लूकोज के रूप में क्या प्रोवाइड करेगा,
यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो इस प्रकार जो यकृत है वो अतिरिक्त जो हमारे पास एनर्जी है उसको सामंजस्य बनाने का काम करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सही आंसर है इसका यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है तो वो किस रूप में यहाँ पर जमा होती है। तो हमने डिस्कस किया है अभी पिछले प्रश्न में। तो वो जो है ग्लाइकोजन के रूप में यहाँ पर स्टोर होती है। शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं, जितने भी यहाँ पर मसल्स हैं, उनको कार्य करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। और यह जो एनर्जी है हमको या तो शुगर से या फिर वसा से, फैट से मिलती है, प्रोटीन से मिलती है, ठीक है। और जितनी भी जो रासायनिक क्रियाएं हैं वो वहाँ से उसको मिलती है। शुगर जो हमारे शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित होता है और जो एक स्टार्च के रूप में कार्य करता है। ऐसी बात करते हैं यह अवशोषित होकर रक्त के विभिन्न जितने भी हमारे पास ऑर्गन्स हैं और उनमें यहाँ पर स्टोर रहता है। और यकृत जो है मांसपेशियों में मुख्यतः ग्लूकोज को ऊर्जा के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में यहाँ पर क्या करता है, स्टोर करता है यकृत अपने अंदर, ठीक है। सही आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर डी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि पित्ताशय में जो उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, आपने सुना होगा कि पित्ताशय यानी जो पित्त की थैली होती है, पित्ताशय यकृत में से उत्पन्न जो पित्त है उसका भंडारण प्रारंभ करता है। यानी अगर हम बात करता हूँ यकृत से, यकृत में एक जो पित्त है उसका निर्माण होता है और जो पित्त की जो थैली है जिसको हम पित्ताशय बोलते हैं या बालोरेटर बोलते हैं, उसमें जितना भी पित्त है वो यहाँ पर स्टोर होगा। और पित्ताशय के अंदर पित्त जो है वो संघनन के रूप में यहाँ पर जमा होता है। और पित्त की जो पथरी होती है वो फैट वाले भोजन को यहाँ पर पाचन में जो है सहयोग करती है। यानी जब भी हम कोई फैट का फूड ग्रहण करते हैं तो उसको पचाने में यहाँ पर सहयोग करती है। तो अगर हम यहाँ के प्रश्न के नेचर को समझते हैं कि पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन जो है प्रभावित करता है, तो प्रभावित करता है यहाँ पर फैट वाला भोजन, यानी वसा वाला भोजन जो है यहाँ पर वो प्रभावित करेगा। सही आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर बी। और पित्त की जो थैली होती है वहाँ पर पित्ताशय के रूप में वो पित्त यहाँ पर जमा होता है और पाचन को यहाँ पर हेल्प करता है, स्पेशली वसा वाले यानी फैट वाले भोजन को पचाने में सहयोग करता है। तो सही आंसर है यहाँ पर बी। तो ये प्रश्नों को हमने डिस्कस किया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।